हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, पिछली क्लास में। और पिछली क्लास में मैंने सबसे पहले तो आपको वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। वेग के आधार पर मैंने आपको बताया था कि अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, वो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तीव्र वेग से संपन्न होने वाली, एक मध्यम वेग से संपन्न होने वाली और एक मंद वेग से। जो अभिक्रिया हैं तीव्र वेग से संपन्न होने वाली, नाम से लग गया, ये तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात बहुत कम समय में ये पूर्ण हो जाती हैं। क्लियर? मध्यम वेग से संपन्न होने वाली, इनका वेग मध्यम मीडियम होता है, मतलब ये ना तो अधिक समय में या ना बहुत कम समय में, मतलब बीच के से समय में ये अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। और तीसरी मंद वेग से संपन्न होने वाली, नाम से क्लियर होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जो स्लो स्पीड से चलती हैं, जिनका वेग बहुत कम आता है, और ये अभिक्रियाएं बहुत अधिक समय में संपन्न होती हैं। क्लियर? अब इसके बाद आज हमें टॉपिक पढ़ना है अभिक्रिया का वेग। ये टॉपिक है, ध्यान देना, सामने समझना। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, इसको अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को क्या भी कहते हैं? अभिक्रिया की दर भी, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के दर भी कहते हैं। तो हम अभिक्रिया के वेग से पढ़ रहे हैं। अगर आपके सामने ऐसा लिखा जाए अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, तो एक ही बात है, दर कह लो चाहे वेग कह लो। क्लियर? अभिक्रिया का वेग बोल लो चाहे अभिक्रिया की दर कह लो, एक ही बात है। क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। सही है? अरे दर का मतलब कीमत, कीमत मतलब रेट। समझ गए मेरी बात है? मैंने दर लिखा तो दर की इंग्लिश रेट ही तो होगी। किसी चीज़ की दर कितनी है, रेट कितनी है, ठीक है। और यहाँ दर का मतलब वेग से है, अभिक्रिया का वेग कह लो चाहे अभिक्रिया की दर कह लो, एक ही बात है। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। क्लियर? मान लो आपके सामने कोई अभिक्रिया लिखी हुई है, R से बन रहा है P, ये अभिक्रिया है। ठीक है, कोई अभिक्रिया है, ढंग से समझना, R से P का निर्माण हो रहा है, ये कोई अभिक्रिया है। अभिक्रिया ऐसी होती है, ये क्रिया कारक है और ये उत्पाद है। अभिक्रिया में तीर का चिन्ह होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्रिया कारक और राइट हैंड साइड में क्या लिखा होता है? उत्पाद। R और P, R से P बन रहा है। R का मतलब है रिएक्टेंट, क्रिया कारक, और P का मतलब है प्रोडक्ट, उत्पाद। इसलिए मैंने R और P लिए हैं। R का मतलब, जिससे आपको याद रहे, क्रिया कारक है, और P का मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्रिया कारक, P प्रोडक्ट। तो ये एक अभिक्रिया है, R से क्या बन रहा है? P। अच्छा, अब बात आई कि साहब अभिक्रिया का वेग क्या है। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ कि भाई जैसे कोई वस्तु है, उसका वेग क्या होता है? कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, उसका वेग क्या होता है? तो आप कहोगे विस्थापन में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ऐसे आपने पढ़ा होगा वेग का फॉर्मूला मैथ में या फिजिक्स में। विस्थापन में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसको ऐसे भी कह सकते हो, इकाई समय अंतराल में
किसी वस्तु के विस्थापन में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु का क्या कहलाता है? वेग। सही है क्या? अरे वेग क्या है? अपन ऐसे कह सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। एस को विस्थापन मान लो, विस्थापन में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अगर ये समय अंतराल डेल्टा टी समय अंतराल है, ये अगर 1 सेकंड हो, ये 1 सेकंड हो, तो विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वही वस्तु का वेग होगा। तो अपन कह सकते हैं इकाई समय अंतराल में, मतलब समय अंतराल 1 सेकंड हो, तो इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु के विस्थापन में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उस वस्तु का वेग। पर यहाँ कोई वस्तु नहीं है आपके सामने। आपके सामने कौन है? अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग। वस्तु तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकती है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कुछ। आपका वेग निकालना है तो आप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हो, विस्थापन करते हो। पर अभिक्रिया तो एक ही बर्तन के अंदर चलती रहती है। वो तो ऐसे है नहीं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अभी तो यहाँ चल रही है, कुछ देर बाद खेड़ली में मिले हो। अभिक्रिया तो एक ही जगह पर चलेगी, वहाँ कोई विस्थापन तो होता ही नहीं है। विस्थापन का मतलब है वो अभिक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन तो करती नहीं है। तो अभिक्रिया का वेग ये नहीं होगा जो आप अब तक वेग पढ़ते आए हैं, विस्थापन में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये तो किसी वस्तु का वेग है, किसी व्यक्ति का वेग है, अभिक्रिया का वेग नहीं है। बात ऐसा, अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? देखो अभिक्रिया में क्या होता है। अभिक्रिया में आपको पता है जो क्रिया कारक है उसकी मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है? जैसे मान लो अभिक्रिया स्टार्ट हुई, बर्तन में मैंने आर लिया, क्रिया कारक ही तो लोगे बर्तन में। अभिक्रिया कोई आप स्टार्ट कर रहे हो तो पात्र में कौन लोगे? क्रिया कारक कि उत्पाद? क्रिया कारक लोगे। उत्पाद तो बनेगा। आपने कोई क्रिया कारक लिया तो प्रारंभ में क्रिया कारक की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। धीरे धीरे क्रिया कारक किस में परिवर्तित होता है? उत्पाद में। जैसे जैसे क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो क्रिया कारक की मात्रा बढ़ती है कि घटती है? घटती है। और उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। क्रिया कारक जब उत्पाद में परिवर्तित होगा तो क्रिया कारक तो घटता चला जाएगा और उत्पाद बढ़ता चला जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक और उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन होता है। सही है? जब कोई अभिक्रिया चलती है तो क्रिया कारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो क्रिया कारक और उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन होता है और मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता। मैंने आपसे कहा होगा कि मात्रा ही क्या होती है? सांद्रता। तो मैं कह सकता हूं कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों चलती है तो क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है? परिवर्तन। यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन होता है क्रिया कारक और उत्पाद की अभिक्रिया के दौरान, है? और अभिक्रिया में तो क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। और यहाँ किस में परिवर्तन होता है? विस्थापन में। किसी सजीव के वेग निकालना हो तो विस्थापन में परिवर्तन होता है। यहाँ किस में परिवर्तन होता है? क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता। तो यहाँ वेग इस तरह से हो जाएगा, जहाँ इसमें विस्थापन में परिवर्तन आ रहा है उसके स्थान पर यहाँ किस में परिवर्तन लिखोगे? सांद्रता में। सी मैंने क्या लिया है? सांद्रता। ऐसे लिख लो। चलो इसको कोष्टक में बंद कर देता हूँ। और आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर किसी को भी आप कोष्टक में बंद कर दोगे तो वो उसकी वर्गाकार कोष्टक में क्या बन जाएगी? सांद्रता। ध्यान करो, सांद्रता कोष्टक लगाते ही क्या बन जाती है? सांद्रता। तो मैं यहाँ पर एक तरह से ये लिख रहा हूँ, ढंग से सुनो, सांद्रता। और आगे डेल्टा लग रहा है। डेल्टा का मतलब परिवर्तन। किसी मोटरसाइकिल के वेग में तो विस्थापन में परिवर्तन है, यहाँ किस में परिवर्तन है? सांद्रता में। और नीचे आएगा परिवर्तन में लगा समय। सही है? मतलब यहाँ पर ऊपर विस्थापन में परिवर्तन की जगह अभिक्रिया के लिए जब आप वेग निकालोगे तो यहाँ पर आएगा सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सही है? अच्छा, अब इसको मैं दो अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। आपको पता है इस अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है और इस अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है। क्रिया कारक की सांद्रता घटती है, सांद्रता मतलब मात्रा, और उत्पाद की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि। जब क्रिया कारक की सांद्रता घटती है
तो मैं अभिक्रिया का वेग ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, आर और कोष्टक में इसका मतलब समझ गए, आर की सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, बटे में क्या लिख सकता हूँ मैं, परिवर्तन में लगा समय। सही है। अब एक बात बताओ, यह चिन्ह किसका लगाना चाहिए मुझे, माइनस का कि प्लस का? क्रियाकारक की सांद्रता बताओ, घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है। तो फाइनल अभिक्रिया चलेगी, क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी, फाइनल सांद्रता क्या होगी, कम की ज़्यादा? कम। क्रियाकारक की फाइनल मतलब अंत में सांद्रता कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। मतलब आर फाइनल, क्रियाकारक की अंतिम सांद्रता कम होगी और प्रारंभ में सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा। अच्छा, परिवर्तन ऐसे ही निकालते हैं ना, डेल्टा परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं। अंतिम में से प्रारंभिक आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बटे परिवर्तन समांतराल क्या लिखोगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। यहाँ पर चिन्ह आगे क्रियाकारक के लिए माइनस का लगना चाहिए, दोनों में लगा दूँ, चलो आगे चिन्ह किसका लगना चाहिए, माइनस का। ढंग से सुनो, क्योंकि आर फाइनल का मान क्या है, कम है, क्रियाकारक घटेगा तो उसकी अंतिम सांद्रता क्या होगी, कम, और प्रारंभिक क्या होगी, ज़्यादा, तो ये माइनस में ही आएगा। सही है क्या? आगे क्या आएगा इसमें, माइनस। माइनस क्यों लगाया है, ढंग से समझो। अभिक्रिया का वेग हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि ये कोई सदिश राशि नहीं है। जैसे वेग तो है दिशा के आधार पर, वेग किसी वस्तु का वेग दिशा के आधार पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये अभिक्रिया का वेग है। और ये वेग तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। अभिक्रिया चलेगी तो उसका कुछ ना कुछ वेग आएगा, वहाँ कुछ दिशा थोड़ी होगी, तो वेग तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव है। जब अभिक्रिया चलेगी उसका कुछ ना कुछ तो वेग होगा, वेग नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे, कोई भी अभिक्रिया चालू हुई जैसे, तो उस समय उसका वेग 0 है, और चालू हुई तो उसका वेग बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, माइनस में कैसे आ सकता है? अभिक्रिया का वेग हमेशा किस में आता है, धनात्मक, पॉजिटिव आता है। तो एक बात बताओ, अभिक्रिया का वेग जब पॉजिटिव आता है तो यह माइनस को चिन्ह आना चाहिए कि नहीं? अरे जब तू आर में तो फाइनल में तो आर इनिशियल घटाएगा तो तेरो ई मान नेगेटिव में ना आएगा का? क्रियाकारक की अंतिम सांद्रता क्या होगी, कम, और प्रारंभिक क्या होगी, ज़्यादा। कम में से ज़्यादा घटाओगे तो माइनस में आएगा, आगे माइनस का चिन्ह लगने पर वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। अच्छा, अब मैं अभिक्रिया के वेग के लिए सिंबल आप चाहे तो आर लो, आर ज़्यादा यूज में आता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है ना नाम, तो अभिक्रिया का वेग का सिंबल आर ले सकते हैं। अब देखो अभिक्रिया का वेग मैं एक और लिख सकता हूँ, आप ढंग से देखो तो ये तो मैंने क्रियाकारक के आधार पर लिखा है। अभिक्रिया में अंदर आप देखो तो उत्पाद की सांद्रता में भी तो परिवर्तन होता है, किसकी सांद्रता में भी, उत्पाद। अच्छा, उससे पहले बताओ यहाँ भी माइनस लगा देना चाहिए ना मुझे, अरे इसी को ही तो खोला है मैंने इस तरह से, तो यहाँ भी माइनस लगना चाहिए। अच्छा, अभिक्रिया के दौरान आप कह रहे हो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, डेल्टा पी, कोष्टक लगा रहा हूँ, मतलब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा परिवर्तन, ये सांद्रता का सिंबल हो गया, और ये पी हो गया उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब यहाँ पर बताना मुझे चिन्ह प्लस में आएगा क्या, माइनस में? लड़के समझ गए होंगे, वैसे तो प्लस में ही आएगा। सही है क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P मतलब उत्पाद की सांद्रता, फाइनल अंतर निकालना है, माइनस उत्पाद की सांद्रता इनिशियल प्रारंभिक बटे समांतराल मतलब फाइनल समय माइनस इनिशियल समय, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब बता मुझे, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे उत्पाद की बाद में सांद्रता क्या होगी, कम या ज़्यादा? ज़्यादा। उत्पाद तो प्रारंभ में 0 होता है,
धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे ज़्यादा में तो कम घटेगा तो धनात्मक मान आएगा, तो धनात्मक मान आएगा तो प्लस ही लगना चाहिए ना, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किस में आता है? प्लस में। यहाँ भी क्या लगना चाहिए? प्लस। यहाँ पर क्या हो रहा था? फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे तो माइनस में आ रहा था ये, तो आगे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ा मुझे, ताकि अभिक्रिया का वेग किस में आए? प्लस में आए। अभिक्रिया का वेग हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो सिंपल याद रखो, अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया के दो वेग हो गए, इसको मिटा दो, ये कोई काम का नहीं है। अब इस अभिक्रिया का एक वेग तो ये है जो क्रियाकारक के आधार पर निकाला है, और इस अभिक्रिया का एक वेग ये है जो किसके आधार पर निकाला है? उत्पाद के आधार पर। क्लियर? क्रियाकारक के आधार पर अगर आप अभिक्रिया का वेग लेते हो तो उसमें आप किसका चिन्ह लगाओगे? माइनस का। और उत्पाद के आधार पर अगर आप अभिक्रिया का वेग लिखते हो या, तो वहां पर चिन्ह किसका लिखोगे? प्लस का। सही है? अब अगली बात को मेरी को ढंग से सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं कि अभिक्रिया के वेग को कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इकाई समय अंतराल में, मतलब ये समय अंतराल ही तो है, समय का अंतर ही तो है, इसको कितना कर दो? इकाई। इकाई का मतलब 1 सेकंड। इकाई समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग। ऊपर के इस फॉर्मूले से तो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला क्या, ऊपर का जो ये फॉर्मूला है, इससे परिभाषा तो ये बन रही है, इकाई समय अंतराल में, ये समय अंतराल 1 सेकंड कर दिया, तो इसको 1 सेकंड करते ही आप देखो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो ऊपर वाले सूत्र से तो क्या परिभाषा बन रही है? इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और नीचे वाले से क्या बन रहा है? इकाई समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग। दोनों को मिक्स कर दो, इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। अब बात आती है वेग का मात्रक, पर मात्रक से पूर्व यहाँ तक लिखेंगे अपन, हेडिंग डालो, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, डाल रही हेडिंग। हाँ भाई, तो हेडिंग डालो पहले, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। डाल ली हेडिंग, लिखो इसमें परिभाषा लिखा रहा हूँ डायरेक्ट, लिखो इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सही है? अब ब्लैक बोर्ड में मैंने समझा रखा है, एक अभिक्रिया लिख रखी है, कौन सी? R से P के लिए। इसके लिए दो वेग के फॉर्मूले लिख रहे हैं, ढंग से देख रहे हैं आपको। एक वेग का फॉर्मूला तो क्रियाकारक के आधार पर लिखा है और एक किसके आधार पर लिखा है? उत्पाद के आधार पर। इसको ऐसे कैसे नोट कर लो आप।
हाँ भाई, थोड़ी स्पीड रखो, फटाफट लिखो। अब मैं बात करता हूँ, फटाफट लिखो। अब मैं बात करता हूँ अभिक्रिया के वेग का मात्रक। सही है, अभिक्रिया का वेग आपको दिख ही रहे हैं, दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक क्रिया कारक के लिए, एक उत्पाद के लिए। अब मैं अभिक्रिया के वेग का मात्रक पूछता हूँ। मैं वेग का सिंबल आर लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे मात्रक, मतलब मैं किसका मात्रक निकाल रहा हूँ, आर। आर का मतलब अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा? चलो भाई देखो इधर, ये ऊपर है सांद्रता में परिवर्तन, दोनों फॉर्मूले में देख लो, और नीचे है समय में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन तो सांद्रता ही होगा। जैसे मैं कहूँ मोलरता 5 से घटकर 2 रह गई, मोलरता 5 से घटकर 2 रह गई, तो कितनी मोलरता शेष बची? 3। 5 से 2 रह, अरे यार, मोलरता 5 थी, घटकर कितनी रह गई? 2। तो अंतर कितना आएगा? तो वो 3 मोलरता में ही तो आएगा। मान लो कोई क्रियाकारक था, उसकी प्रारंभ में मोलरता 5 थी और बाद में उसकी मोलरता कितनी रह गई? 2 रह गई। तो मोलरता में अंतर कितने का आएगा? 5 का। ओ सॉरी, कितने का आएगा? 3 का। मेरा कहने का मतलब समझो, जब यहाँ पर सांद्रता में अंतर निकल रहा है, ये सांद्रता में अंतर है, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन या अंतर ही तो है ये। तो परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन तो सांद्रता ही आएगा, सांद्रता का अंतर सांद्रता ही तो आएगा। तो ये ऊपर तो सांद्रता है और नीचे कौन है हमें? समय। तो एक तरह से आर का मात्रक हो सकता है सांद्रता बटे समय, पर सांद्रता कोई मात्रक थोड़ी है। मेरी बात समझ रहे हो? क्या आपने कभी कोई मात्रक पढ़ा है सांद्रता? नहीं, सांद्रता मात्रक नहीं होता। समय कोई मात्रक है क्या? नहीं, समय का मात्रक होता है मिनट, सेकंड वगैरह। तो मैं, कोई पूछे मुझसे अभिक्रिया का आर का मात्रक क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं आर का मात्रक होता है सांद्रता बटे समय, तो ये तो गलत है, क्योंकि सांद्रता कोई मात्रक नहीं है, समय भी कोई गलत मात्रक नहीं है। पर मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं। आपको ये सांद्रता जो लिख रही है इस तरह से कोष्ठक में, ये कौन सी सांद्रता है? मोलरता। कौन सी सांद्रता होती है ये? मोलरता। सही है, ये कौन सी सांद्रता होती है? मोलरता। जैसे कोष्ठक लगा देना, तो अभी तो मैंने बताया, ये तो क्रियाकारक होगा ही, सांद्रता होगा ही, पर कौन सी सांद्रता है? मोलरता। मोलरता का कई फॉर्मूला बताया था, मोलरता बराबर होते हैं विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो मोलरता है, विलयन चैप्टर पढ़ोगे खूब ढंग से, मोलरता आई है वहाँ में खूब। तो मोलरता है, तो मोलरता है ये ध्यान रखना। तो और इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मोल प्रति लीटर। सही है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सांद्रता, तो सांद्रता या में कौन सी है? मोलरता। मोलरता बटे समय हो जाएगा कि ना हो जाएगा एक तरह से। हालांकि ये गलत लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये मोलरता बटे समय कोई मात्रक थोड़ी है, और मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और नीचे क्या आएगा? समय। समय भी किस में आ सकता है? सेकंड में, मिनट में भी हो सकता है, समय वर्ष में भी हो सकता है, समय कुछ में भी हो सकता है। सही है भाई, आप उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, समय सेकंड में, मिनट में, वर्ष में, कुछ में भी हो सकता है। तो अब मैं आपके सामने लिखूं तो इसका मात्रक क्या लिखता हूं, ढंग से देखो। ये तो आप समझ गए होंगे, ऊपर तो सांद्रता आएगी, नीचे समय आएगी। ऊपर कौन सी सांद्रता है? मोलरता। तो मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। सही है का? मोल प्रति लीटर। और नीचे कौन आएगा भाई? समय। समय सेकंड में हो तो इनटू में चलो जाएगा का सेकंड, और ऊपर अब यह पूरे, अरे यार, मोलरता बटे समय, तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर हो गया, नीचे समय आ गया। तो आप बताओ इसका मात्रक क्या आएगा? आर का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
इसका मतलब है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सेकंड की जगह मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, सेकंड की जगह मिनट भी आ सकता है, सेकंड की जगह आवर्स भी आ सकता है, और सेकंड की जगह ईयर्स भी आ सकता है, वर्ष ईयर। सही है का? तो भाई समय के मात्रक कोई एक सेकंड फिक्स थोड़ी है, समय का मात्रक सेकंड भी, मिनट भी, आवर्स भी, ईयर भी, कुछ भी हो सके। सही है? तो देख लो ये इस तरह का है। क्लियर? अच्छा, एक मात्रक और हो सकता है भाई, सांद्रता बटे समय। तो सांद्रता तो आप ढंग से सुनो, मोलरता का फॉर्मूला है उसका वेग का, ऊपर सांद्रता है नीचे समय है। तो सांद्रता तो दाब भी हो सकती है। जैसे अब कल परसों आप नैनसेट समीकरण पढ़ रहे थे, और नैनसेट समीकरण में ध्यान करो, मैं जो गैस होती थी उसकी सांद्रता कौन काम में लेता था? दाब। ध्यान है का? गैसों की सांद्रता क्या काम में लेता था? दाब। और आपको बताया भी था 11th में, दो तरह की सांद्रता होती हैं, दाबीय सांद्रता और आयतनिक सांद्रता। ये मोलरता वगैरह कौन सी सांद्रता है? आयतनिक। गैसों की कौन सी सांद्रता भी होती है? दाब। दाब भी सांद्रता होती है, आंशिक दाब। ध्यान करो, कछु पढ़ा हो तो ऐसा कुछ नहीं है। मोलरता है मतलब अभिक्रिया का वेग है जो सांद्रता बटे समय है, और गैस के लिए तो सांद्रता क्या भी हो सकती है? दाब। और दाब भी हो सकती है। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। आर का मात्रक ATM प्रति सेकंड भी हो सकता है। अरे सांद्रता बटे समय, सांद्रता तो गैसों के लिए कौन भी हो सकती है? दाब भी। और दाब का मात्रक क्या होता है? ATM। बार भी हो सकता है, mmHg भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। दाब के दुनिया भर के मात्रक हैं। और समय का मात्रक सेकंड, मिनट। तो ATM प्रति सेकंड, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ATM सेकंड इनवर्स। देख लो, सेकंड इनवर्स तो नीचे आना ही है। मोलरता है तो मोल प्रति लीटर आ जाएगा, और सांद्रता अगर दाब है तो क्या आ जाएगा? ATM। तो इसके दो मात्रक हो सकते हैं। क्लियर है? ये तो ऐसा मात्रक है ऊपर वाला तो जिसमें कौन सी सांद्रता काम में ली गई है? मोलरता। और नीचे वाले में कौन सी सांद्रता काम में ली गई है? दाब। सही है? तो इस तरह से इसके मात्रक हो सकते हैं। नोट कर लो मात्रक भी, आर का मात्रक डाल करके, वेग का मात्रक। नॉर्मली ये काम आएगा आपके ज्यादातर, है ना, ऊपर वाला। मेरा मोबाइल कहाँ छोड़िया आ जाना। हाँ भाई, हाँ तो लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ढंग से सुनना। अब इसके बाद आगे अब पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के प्रकार। सुन रहा है? किसके प्रकार पढ़ेगा? अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया का वेग क्या होता है अभी तक तो ये बताया था मैंने। अब अभिक्रिया के वेग के प्रकार पढ़ेगा। जैसे आपने शुरू में ध्यान सुनो, इस चैप्टर को जब अपन ने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। 3 तरह की तीव्र वेग से संपन्न होने वाली, वे तो अभिक्रिया के प्रकार थे। अब मैं आपको किसके प्रकार पढ़ा रहा हूँ? वेग के प्रकार। वेग क्या होता है ये बताया, अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया के वेग के प्रकार। सही है? तो हेडिंग डालो, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग के प्रकार
और ध्यान सामने देना। तो आप पढ़ोगे अभिक्रिया के वेग के प्रकार। हाँ भाई देखो इधर सामने है, अभिक्रिया के वेग के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग के प्रकार पढ़ रहे हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके 3 प्रकार हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का होता है। एक होता है औसत वेग, एवरेज स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो। औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के 3 तरह के वेग हैं। पहला कौन सा? औसत वेग। औसत मतलब एवरेज, और वेग अभिक्रिया का वेग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है तात्क्षणिक वेग, औसत वेग एक होगा, पढ़ोगे आप तात्क्षणिक वेग, और एक पढ़ोगे आप प्रारंभिक वेग। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो 3 तरह का वेग होते हैं। अभिक्रिया के वेग 3 प्रकार के होते हैं। एक औसत वेग होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है, और एक होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस वेग की बात कर रहे हैं? औसत वेग। क्लियर? इसको मैं स्टार्ट करता हूं, उससे पहले आपको एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ढंग से देखना उस ग्राफ को। ठीक है, इसको समझाने के लिए मान लो देखो इधर ये ग्राफ बनाया जा रहा है आपके सामने। पहले इसको समझ लेना। इधर तो मैं ले रहा हूं सांद्रता, बड़े ध्यान से हर चीज को समझना। और इधर इस अक्ष पर क्या ले रहा हूं? समय। एक्स अक्ष पर हाँ देख लिया आपने, सांद्रता एक अक्ष पर, और एक अक्ष पर क्या लिया है मैंने? समय ले लिया है। अब इन दोनों के मध्य ग्राफ बना रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई अभिक्रिया चलती है, थोड़ी देर पहले आपके सामने एक अभिक्रिया लिख रही थी R से P। अभिक्रिया चलती है तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ती है कि घटती है? अभिक्रिया चलती है तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ती है या घटती है? घटती है। तो क्रियाकारक की सांद्रता जो है प्रारंभ में अधिकतम होती है। ये सांद्रता ही तो है इस पर। क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है? अधिकतम। और जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है क्रियाकारक की सांद्रता घटती है। आगे जाके ये बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, तब क्रियाकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0। सही है। तो क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे अभिक्रिया चलती है, जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है, वैसे मेरे क्रियाकारक की सांद्रता घटती चली जाती है। अब यही बात मैं अगर आपसे उत्पाद के लिए पूछूं तो उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है? 0। और धीरे 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 उत्पाद की सांद्रता बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है? अधिकतम, जैसे जैसे समय गुजरता है। अगर मैं एक ग्राफ इसके लिए बनाया तो एक ग्राफ ऐसे भी बना सकता हूं। ये ग्राफ किसके लिए बनाया जा रहा है? उत्पाद के लिए। सही है। जैसे आपने क्रियाकारक के लिए बनाया, ऐसे ही आप किसके लिए बना सकते हैं? उत्पाद के। मतलब ये ग्राफ जो है ये तो है क्रियाकारक की सांद्रता और इकाई के मध्य, समय के मध्य। क्रियाकारक की सांद्रता तो घटेगी। और ये ग्राफ किसके लिए है? उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य। उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में 0 होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। सही है। तो ये तो मैंने आपको एक ग्राफ समझाया। ये किसके लिए है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये क्रियाकारक के लिए ग्राफ है, और ये किसके लिए ग्राफ है? उत्पाद के लिए। हाँ, बात चल रही है कि साहब हमको पढ़ना है औसत वेग। सही है। कौन से वेग की बात कर रहे हैं? औसत वेग की। ढंग से देखो, दोबारा से अब मैं आगे समझाता हूँ। यहाँ से मैं एक ग्राफ उठा रहा हूँ, इसमें से क्रियाकारक वाला। मतलब मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ इकाई के मध्य क्रियाकारक की सांद्रता और समय के मध्य। मैं कहता रहा हूँ क्रियाकारक वाला ग्राफ उठा रहा हूँ मैं। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा भाई, आपके सामने वहाँ बनी रहा है।
सही है। तो मैंने क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बताया। अब ढंग से देखो, मान लो t1 समय, यहाँ t1 समय है, ये समय कितना है t1। अब मैं आपसे कहूँ t1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है, तो ग्राफ में कैसे निकालोगे? t1 समय पर यह मिलाओगे, सामने मिला लिया, और इधर देखोगे, अब इधर इस अक्ष पे आपको कौन मिलेगी? सांद्रता। तो t1 जो समय है उस पर ग्राफ के अकॉर्डिंग सांद्रता ये आ रही है, दिख रही है क्या? इधर को सांद्रता लिखी होगी। t1 समय पे माना इसकी कितनी सांद्रता है? c1। कौन की? क्रिया कारक की। अब कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय गुजर गया और अब समय कितना हो चुका है घड़ी में? t2 समय जब हो गया तो आपको पता है क्रिया कारक की सांद्रता घट जाएगी। अब जैसे जैसे समय गुजरता है क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। t2 समय गुजर चुका है। इस समय अब मैं क्रिया कारक की सांद्रता निकालूं तो सामने आप देख सकते हो कितनी आ रही है? c2। कौन सी सांद्रता ज़्यादा है? c1 सांद्रता है ना ऊपर बढ़ते हुए, और c2 सांद्रता कम है। अब मैं कहूँ यहाँ पर आप वेग निकालो अभिक्रिया का, कोई अभिक्रिया के लिए है ये वेग, मान ले वही अभिक्रिया यार। अभिक्रिया कौन सी है? वही R से क्या बना? P के लिए। और ये मैंने आपको ग्राफ बनाया है, इस तरह से आप देख सकते हो नीचे। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप कौन सा वेग निकालो? औसत वेग। तो औसत वेग निकालने के लिए जो ये समय अंतराल है ना, ये आपको ऐसा लेना होगा, औसत वेग निकालना है तो समय अंतराल जो है ये नीचे वाला, ये आपको ऐसा लेना होगा जिसका मापन आसानी से आप कर सको, मापन योग्य। पहली बात तो मेरी सुन लो, अभिक्रिया का वेग का जब अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया का वेग पढ़ रहे हो आप, वेग ही पढ़ रहे हो ना, औसत वेग, ये वेग ही तो चल रहे हैं। अभिक्रिया के वेग का जब अध्ययन करते हो तो ऐसी अभिक्रिया लेते हैं जो मध्यम वेग से संपन्न होती है। ऐसी भी मत लीजो तीव्र वेग से संपन्न होने वाली, क्योंकि वो तो बहुत कम समय अंतराल में पूरी हो जाएगी। ना अभिक्रिया हम ऐसी लेते हैं मंद वेग से संपन्न होने वाली, जो बहुत अधिक समय लगाए। जब वेग का अध्ययन करते हैं तो जो अभिक्रिया हम लेते हैं वो कैसी होती है? मध्यम वेग से संपन्न। तो ये जो मैंने अभिक्रिया ली है वेग का अध्ययन करने के लिए, ये कैसी अभिक्रिया है? मध्यम वेग से संपन्न होने वाली। अब ये जो समय अंतराल है, देखो अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई जब क्रिया कारक की सांद्रता अधिकतम थी, धीरे धीरे क्रिया कारक की सांद्रता घटते 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 कितनी हो जाएगी? 0। अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। जो ये मैंने समय अंतराल लिया है, समय अंतराल दिख रहा है ना ये वाला, ये कैसा है? मापन योग्य, जिसका आसानी से मापन कर सकें। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरह का है। सही है। तो मापन योग्य समय अंतराल लोगे आप, उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो वेग कैसा आएगा? कैसा आएगा? औसत वेग। क्योंकि जब आप मापन योग्य समय अंतराल ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि समय अंतराल आप ठीक ठाक ले रहे हो। मापन योग्य 2 सेकंड, 5 सेकंड, तो समय अंतराल आप एक तरह से ठीक ठाक ले रहे हो। और जब ठीक ठाक ले रहे हो तो उस समय अभिक्रिया की औसत स्पीड आएगी, है? अरे यार, जब ठीक ठाक समय अंतराल ले रहे हो तो उस दौरान कभी अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत घट भी सकता है। तो एवरेज स्पीड निकल के आएगी अभिक्रिया की, जब आप समय अंतराल ठीक ठाक लेते हो तो। मतलब समय अंतराल आप बढ़िया ले रहे हो तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की कैसी स्पीड निकलेगी? एवरेज। मतलब मैं ये सिंपल भाषा में कहूँ, मापन योग्य समय अंतराल हो, उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो वेग कैसा होगा? औसत। और अगर आप समय अंतराल बहुत कम लेते, चिन्ना सा, तो तात्क्षणिक वेग आता। मान लो आप ऐसे लेते, अभिक्रिया कोई चल रही है एकदम, अब बता अभिक्रिया का वेग कितना है? तो ऐसे पूछ रहे हो तो उस समय तो मतलब आपने कहा ये कोई अभिक्रिया चल रही है, अब मुझे बताओ कितना वेग है। अब कितना वेग है, इस समय कितना वेग है, मतलब समय अंतराल आपने क्या कर दिया है? बहुत कम। उस समय जो वेग निकलेगा वो कौन सा वेग होगा? तात्क्षणिक वेग।
और मैं जब अभिक्रिया आराम से हो गई और उसके बाद आपसे पूछ रहा हूँ पता अभिक्रिया का वेग कितना आ रहा है, तो आप सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है? अब औसत वेग। और कोई अभिक्रिया चल रही है और बीच में एकदम कहूँ इस समय बता वेग कितना है, मतलब मैं किसी समय बहुत कम समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग पूछ रहा हूँ। जब आप मुझे कौन सा वेग बताओगे? तात्क्षणिक वेग। सही है। तो ये समय अंतराल है मापन योग्य। और जब समय अंतराल क्या हो? बहुत कम 0.0012 सेकंड ऐसे चले, समय अंतराल बहुत कम हो, तो अभिक्रिया का वेग कौन सा आएगा उस समय? तात्क्षणिक वेग। वेग आप निकाल सकते हो। इस अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के लिए लिखा है मैंने, तो बता अभिक्रिया का वेग R बराबर डेल्टा, सही है, क्रिया कारक की शांतम परिवर्तन है बटे परिवर्तन में लगा समय। चिन्ह बता प्लस में आएगा कि माइनस में? क्रिया कारक के लिए काई में आएगा? माइनस में। भूल गो का? क्रिया कारक के लिए समय, अरे ये वेग जो होता है उसमें माइनस लगाते हैं ना अपन, सिंपल बात है, क्रिया कारक घटता है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे याद रख ले, क्या आएगा? माइनस। अरे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस आएगा, क्रिया कारक घटता है। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो डेल्टा आर सांता में परिवर्तन, तो C2 माइनस सी आर कर सकता है ना, C2 माइनस C1। अब फाइनल सांद्रता C2 ही तो है, समय अंतराल मापन योग्य लिया है, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? C1। मतलब इस समय अंतराल में सांद्रता कितनी है? इस समय अंतराल में सांद्रता है C2 माइनस C1। इस समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है? C2 माइनस C1। और आगे आपको पता ही है चिन्ह माइनस का लगाना ही है मुझे, है? C2 माइनस C1 करेगा तो C2 का मान कम है, कम में से ज्यादा घटेगा तो नेगेटिव आएगा। आगे माइनस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वेग कैसा आता है? हमेशा पॉजिटिव। और नीचे क्या लिखेगा वो बता? T2 माइनस T1। ये कौन सा वेग है? औसत वेग। इसमें समय अंतराल कैसा है? जिसका आसानी से क्या कर सके? मापन। आसानी से मापन योग्य का मतलब जिसका आसानी से क्या हो सके? मापन। तो मापन योग्य समय अंतराल में, मापन योग्य का मतलब है जिसका आसानी से मापन हो सके। मापन योग्य समय अंतराल में किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? औसत वेग। ये तो मैंने क्रिया कारक से निकाला, ऐसे ही आप चाहते तो किससे भी निकाल सकते थे? उत्पाद से भी निकाल सकते थे। ये तो मैंने क्रिया कारक की सांद्रता और समय के आधार पर निकाला है। तो मेन चीज ये फालतू की और सब बातें हमें किताब में दे रखे हैं और पढ़ाना पड़ रहा हो, डेफिनेशन याद कर ली और कोई मतलब ना है। मापन योग्य समय अंतराल में किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? औसत वेग। और तो फालतू की बातें हैं, लिख लो हम फटाफट। हेडिंग का डालिए आपने, प्रकार है ना, अभिक्रिया के वेग के प्रकार लिखो। इसमें लिखो मैं बोल रहा हूं पहले वो लिखो। अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का होता है। अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 औसत वेग। नंबर 1 औसत वेग। कौन सा वेग? औसत वेग। देखो इधर के ग्राफ है तो मिटा रहा हूं ना। कौन सा वेग? औसत वेग। ठीक है। अब इसमें लिखो मापन योग्य समय अंतराल में, मापन योग्य समय अंतराल में मापन योग्य समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग, मापन योग्य का मतलब समझ गया? जिसका मापन आसानी से हो सके। मापन योग्य समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। ठीक है।
अच्छा एक बात और देख ले, ये आर कौन सा वेग है, कौन सा वेग है, औसत वेग, और ये समय अंतराल कैसा है, मापन योग्य। तो मापन योग्य जब समय अंतराल होगा तो अभिक्रिया का वेग कौन सा होगा, औसत वेग। अब आप क्या करना, पहले लिखना अभिक्रिया आर से डैश पी के लिए, ये तो अभिक्रिया हो गई। फिर आप इस ग्राफ को बनाना, बना लोगे। फिर इस ग्राफ को बना करके नीचे ये लिखना है, देखो ये वाला, ये नीचे नीचे लिखना है। मतलब सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, समझ जा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये, फिर ये ग्राफ बनाना है और लास्ट में ये लिखना है। फटाफट नोट करें। सबसे पहले तो ये लिखना है अभिक्रिया आर डैश पी के लिए, फिर ग्राफ बना और अंत में यह नोट कर। कितना टाइम होगा देखियो रे, मेरे मोबाइल में कितने की छोड़ आओ। घड़ी है कोई कर ना, टाइम बताना फिक्स। कितने, 11 बज के 11:15 बता दिए हूँ यार। अबे यार मैं ऐसो कार रच रच के समझ रहा है, जल्दी बना, बनू ले आए। यह चैप्टर की थ्योरी मुश्किल से 7-8 दिन में फिनिश करनी है, या सोच ले तुम कैसे करोगे। नहीं तो कान्यों में फिर संडे में बुलाऊंगा और ध्यान कर लीजिए। बड़े आगे जाने का लिख रहे, मेरे समझ में ना आ रहा। ऐसा का समझा दी मैंने हमें। हाँ भाई, अब औसत वेग के बाद आप दूसरा कौन सा वेग पढ़ोगे, तात्क्षणिक वेग। सही है, देखो इधर, तात्क्षणिक वेग। सही है। अच्छा, अब थोड़ी सी हमें मैथ की जरूरत पड़ेगी। मैं तो हालांकि मैथ कम जानता हूं, पर आप बताना। तात्क्षणिक वेग का मतलब तो समझ गए। तात्क्षणिक वेग होता क्या है, बहुत कम समय अंतराल हो। समय अंतराल क्या हो, बहुत कम। आपके पास समय अंतराल बहुत कम दिया है उसने, तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग निकल करके आएगा वो वेग कैसा होगा, तात्क्षणिक वेग। और समय अंतराल मापन योग्य हो, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, औसत वेग। मतलब समय अंतराल बहुत कम है। जैसे कोई अभिक्रिया चल रही है, बड़े ध्यान से सुनो। जैसे कोई अभिक्रिया चल रही है, ये पहले वाला ही ग्राफ है, आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले बन रहा था, सांद्रता क्रियाकारक की और किसके मध्य, समय के मध्य। अच्छा, एक अभिक्रिया चल रही है भाई, सही है। कोई अभिक्रिया चल रही है, मान लो वही अभिक्रिया ये है, अभिक्रिया आर से पी के लिए। बड़े ध्यान से तात्क्षणिक वेग पढ़ रहे हो। मैंने कहा ये अभिक्रिया चल रही है, मान लो एकदम कहा इस बिंदु पर मतलब किसी क्षण पर समय गुजर रहा है, एकदम कहा इस क्षण पर अभिक्रिया का वेग बता, तो उस समय मैं कौन सा वेग पूछ रहा हूं। और बात टाइम समय अंतराल बहुत कम होगा एकदम। मैंने कहा अब बता वेग कितना है, तो समय अंतराल कैसे निकाल। मैंने कहा यहां बता वेग कितना है, तो मैं हर बार कौन सा वेग पूछ रहा हूं, तात्क्षणिक वेग।
वेग कितना है। अब यहाँ में एक तरीका है, मैथ तो ऐसे कहती है कि भाई यहाँ बिंदु पे समय अंतराल बहुत कम आएगा और यह बिंदु पर जो वेग निकल के आएगा वो वेग कौन सा होगा, तात्क्षणिक वेग। तो हमें इस पर क्या निकालना होगा, स्पर्श रेखा खींच करके ढाल, ऐसे कहेगा कछु फिजिक्स मैथ में। अरे या ग्राफ है सांद्रता और समय के बीच, यहाँ पर अगर कोई बिंदु पे आप ढाल निकालते हो तो वो ढाल कौन होगा, वेग ही तो होगा, tan थीटा, ढाल वेग ही तो आएगा। या बिंदु पे वेग पूछो मैंने तो या बिंदु पे कहाँ निकालो, ढाल, जो ढाल आएगा वो क्या आएगा, वेग आएगा। सही है क्या? चलो भाई ढाल निकालने के लिए आपको पता ही है, या बिंदु पर ढाल निकाल लो वो ढाल वेग होगा, या बिंदु पे मैं वेग पूछ रहा हूँ तो वेग क्या होगा, या बिंदु पे जो ढाल आएगा वो वेग होगा। मैंने स्पर्श रेखा खींची, दो समय वही तरीका, और दो क्या ली मैंने, सांद्रता, है ना। समय तो वही T1 और T2 पर ये बहुत कम है, और ये सांद्रता कितनी हो गई, C1 और C2। T1 समय पे सांद्रता C1 और T2 पे कितनी हो गई, C2। पर ये समय अंतराल बहुत ज़्यादा है तो स्पर्श रेखा खींचने की वजह से ऐसा लग रहा है हमें। सही है, अब बिंदु पर निकाल रहे हैं अपन। अब एक बात बता, या बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा जो खींचूंगा उसका जो ढाल आएगा वो वेग ही तो होगा, जो ढाल आएगा वो क्या होगा, वेग। ज़्यादा कठिन बोल रहा हूँ मैं, फालतू की बात हमने छोड़ो। मैं वेग निकालता हूँ, अभिक्रिया का वेग, इस समय कौन सा वेग निकाल रहा हूँ, तात्क्षणिक वेग। तो माइनस डी, बोल सही है क्या? डी कब आता है, जब समय अंतराल क्या हो, बहुत कम। पहले मैं डेल्टा लिख रहा था, समय अंतराल क्या था, मापन योग्य। अब ये समय अंतराल बहुत कम है। सही है क्या? जब समय अंतराल बहुत कम है, समय अंतराल बहुत कम, तो ये वेग कौन सा वेग है, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग है ये। जब समय अंतराल बहुत कम है तो वेग कौन सा होगा, तात्क्षणिक वेग। और डेल्टा की जगह तू क्या लिखेगा, अब डी। ऐसे ही आगे भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, समझ गए, डी लगाएंगे। तो यहीं तक लिख लो, क्या मतलब है, मेरी बात समझ गए। एक परिभाषा या और कछु कोई तेल की बात है ना है। यहाँ मैं स्पर्श रेखा खींच करके इस तरह से मैंने C1 C2 लगा रखे हैं, और कछु ना करना। लिखो पहले नंबर 2 डालो, तात्क्षणिक वेग। लिखो डाल दिया नंबर 2, तात्क्षणिक वेग। हाँ तो लिखो, यदि समय अंतराल बहुत कम हो, यदि समय अंतराल बहुत कम हो तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कौन सा वेग कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। क्लियर? अब एक काम करो, पहले की तरह ही अभिक्रिया ग्राफ और इसको नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसे नालायक बैठे क्लास में, लोग यहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ के आना भाई।